तो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हेमेटोलॉजी के बारे में। हेमेटोलॉजी के अंदर दो वर्ड आते हैं। पहला तो है हेमेटो और दूसरा है लॉजी। हेमेटो का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर हम ब्लड और उसकी जो डिजीज है उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। अब जब हमारी हेमेटोलॉजी में स्टडी हमको ब्लड की करनी है तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ब्लड ही स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड। तो जो ब्लड है उसे वो क्या होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। स्टेट में क्या है, ये लिक्विड और कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो बॉडी है उसके अंदर ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, सर्कुलेट इन बॉडी बाय ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के द्वारा सर्कुलेट होता रहता है। जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। एक तो है वेन और एक होती है आर्टरी। वेन ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, एक पल्मोनरी वेन को छोड़कर। और आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, एक पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। बॉडी के अंदर ऐसी छोटी जगह जैसे कि फिंगर हुई, ईयर्स हुए, जहां पे वेन जैसी बड़ी वेसल्स पहुंच नहीं पाती है, वहां पर वेन की और आर्टरी की छोटी छोटी जो ब्रांचेज हैं वो पहुंचती है। जैसे वेन की जो छोटी ब्रांचेज होती है उनको बोलते हैं वेन्यूज, और जो आर्टरी है उसकी जो छोटी ब्रांचेज है उनको आर्ट्रियोल्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ब्लड का पीएच है, वो पीएच कितना है हमारा, 7.4। ये एक बेसिक पीएच है। बेसिक मतलब क्षारीय पीएच है। देखो पीएच स्केल होता है एक, पीएच स्केल पर 7 पर जो पीएच, जिसका भी पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे अगर किसी का पीएच है तो वो आपके एसिडिक में आता है यानी अम्लीय, और 7 से ऊपर अगर किसी का पीएच है तो वो आपके बेसिक में आते हैं यानी क्षारीय। तो हमारा जो ब्लड है वो क्या है, क्षारीय है प्रकृति में। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.055 से 1.060। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वॉल्यूम। तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 10% ऑफ बॉडी वेट, यानी आपकी बॉडी का जितना भी वेट है उसका 10%। जैसे किसी व्यक्ति का अगर 60 केजी वेट है तो उसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 6 लीटर। ऐसे किसी का अगर 50 केजी वेट है तो उसके अंदर ब्लड कितना हो गया, 5 लीटर। ये नॉर्मल के अंदर है, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं HB, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को एक दूसरे नाम से जाना जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में Fe2+ पाया जाता है यानी पेरस पाया जाता है, जो कि हमारे O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के में हेल्प करता है। यानी ये जो हमारे लंग्स है उनसे O2 को टिश्यू और हमारे जो सेल्स हैं उन तक पहुंचाता है, और जो हमारा CO2 है जो कि टिश्यू और सेल्स के पास जनरेट हुआ है उसको वापस से लंग्स के पास लेकर आता है।
और दूसरा पिगमेंट आता है। तो हीमोग्लोबिन में जो पिगमेंट वाला पार्ट है वो ब्लड को कलर प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो रेड कलर होता है, जिसके कारण ही ब्लड का जो कलर है वो कैसा होगा, रेड कलर का। ब्लड का इंट्रोडक्शन देखने के बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है ब्लड का कंपोजिशन, यानी कि ब्लड के अंदर किन किन चीजें या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, या ब्लड हमारा किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो जो ब्लड है, ब्लड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो हमारा सॉलिड पार्ट हो गया और एक हमारा लिक्विड पार्ट हो गया। जो ब्लड का सॉलिड पार्ट है उसके अंदर ब्लड सेल्स आती है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीन प्रकार की ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ब्लड का सॉलिड वाला पार्ट, जो कि होल ब्लड उसका 45% होता है, होल ब्लड। जब ब्लड को एक पूरी तरह से बोला जाता है या ब्लड को जब एक सम्मिलित रूप से बोला जाएगा तो उसको होल ब्लड कहा जाता है। तो होल ब्लड का 45% क्या है, हमारा सॉलिड वाला पार्ट, ये खत्म होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड वाले पार्ट की। तो ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है वो 55% होता है होल ब्लड का। ब्लड के लिक्विड वाले पार्ट में वाटर और प्लाज्मा को शामिल किया गया है। वाटर वाला जो कंटेन है वो कितना है हमारा 92%, जबकि जो हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट है वो 8% पाया जाता है। प्लाज्मा वाले पार्ट के अंदर हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, गैसेस होते हैं, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स, ये सब हमारे जो ब्लड है उसके प्लाज्मा वाले पार्ट में पाए जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड पार्ट से। ब्लड के सॉलिड पार्ट के अंदर हमने देखा था तीन प्रकार की सेल्स आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरबीसी। आरबीसी है, आरबीसी का दूसरा नाम हमने देखा था एरिथ्रोसाइट होता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इसमें, जो आरबीसी है वो ब्लड सेल्स में मेन ब्लड सेल्स होती है, क्योंकि संख्या में सबसे ज्यादा जो ब्लड सेल्स होती है वो आरबीसी ही होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, शेप इसका कैसा है, बाइकॉनकेव, यानी आरबीसी कैसे शेप की होती है, बाइकॉनकेव शेप की। देखो ये होता है कॉनकेव शेप। अब इसमें है बाई, बाई मतलब दो, तो दो कॉनकेव शेप होंगी, इसको बोलेंगे दो बाई कॉनकेव। तो आरबीसी जब देखेंगे हम, आरबीसी होती है शेप में तो गोल होती है, बट दोनों ऊपर से और नीचे से थोड़ी दबी हुई होती है ऐसे। और हमने देखा कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जो आरबीसी की स्टार्टिंग स्टेज है, जब आरबीसी मैच्योर होती है उस टाइम न्यूक्लियस जरूर प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होती है उसके बाद जो ये न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और एक मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट पाया जाता है। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल होता है न्यूक्लियस। अब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिसके कारण आरबीसी को हम ब्रेनलेस सेल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम आरबीसी का साइज। तो आरबीसी का साइज 7.2 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन ये 7 से और 8 माइक्रोमीटर तक अगर पाया जाता है तो वो भी नॉर्मल है। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, आरबीसी की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसको हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, जो कि बोन मेरो में होती है। इसलिए आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, बोन मेरो में। जितने भी ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, तीनों का फॉर्मेशन बोन मेरो में ही होता है। आरबीसी की जो लाइफ है वो 120 डेज की है। ये 90 से
90 से 120 डेज तक होता है, ये नॉर्मल है। अगर 90 भी है आरबीसी का, 100 है, 120 है, तो वो नॉर्मल है। 120 डेज के बाद में आरबीसी डेस्ट्रॉय हो जाती है। डेस्ट्रॉय होने के लिए आरबीसी या तो लीवर में जाती है या फिर स्प्लीन में, इसलिए लीवर या स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। आरबीसी स्प्लीन या फिर लीवर दोनों में ही जाके डेस्ट्रॉय होती है। लेकिन अगर कभी ऐसे ऑप्शन आता है ना दोनों में से एक चूज करने का, तो हमें स्प्लीन को ही हमेशा टिक करना है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन सा हुआ? स्प्लीन। इसके बाद हम देख रहे हैं कि आरबीसी जब फॉर्म होती है, आरबीसी जब बनती है, तो उसके लिए एक हार्मोन चाहिए होता है जो कि होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो कि किडनी से सिक्रेट होता है। जो हमारी किडनी है उसके द्वारा एक हार्मोन सिक्रेट होता है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब आरबीसी की हम नॉर्मल वैल्यू देखते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर आरबीसी कितनी पाई जाती है। तो एक फीमेल के अंदर नॉर्मल आरबीसी होती है 4.0 से 5.0 मिलियन पर क्यूबिक एमएल। 1 मिलियन होता है 10 लाख, यानी 40 से 50 लाख पर क्यूबिक एमएल। और मेल के अंदर ये नॉर्मल वैल्यू होती है 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएल। तो जो हमने आरबीसी देखी थी, उस आरबीसी में आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड कलर का। रेड कलर किसके कारण है? जो आरबीसी की सरफेस है उसके ऊपर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जो कि हम इसको बोलते हैं हम एचबी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड कलर का एक पिगमेंट होता है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है और साथ में पिगमेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है, क्योंकि पिगमेंट का काम है कलर प्रोवाइड करने का। तो ये आरबीसी को या जो ब्लड है उसको रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, और पिगमेंट का सॉरी जो रेस्पिरेशन है उसमें हेल्प कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि एचबी के अंदर जो फेरस पाया जाता है वो O2 और CO2 के जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारी जो ब्लड सेल है वो है WBC, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। पहला पॉइंट देखते हैं, कलर में कैसी है ये? व्हाइट, यानी जो WBC है वो व्हाइट कलर की होती है। नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है वो बोन मेरो में हो रहा है, क्योंकि पहले ही बता दिया था कि फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? बोन मेरो के अंदर। और WBC के निर्माण की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोसाइट तो ल्यूकोपोइसिस। पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। अब आरबीसी हो रही है तो एरिथ्रोपोइसिस। WBC हो रही है तो ल्यूकोपोइसिस, और प्लेटलेट हो रही है तो थ्रोम्बोपोइसिस। उसके बाद जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है वो 12 से 20 दिनों का होता है। उसके बाद नॉर्मल वैल्यू 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम होती है। और आरबीसी और जो WBC सेल है उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। WBC है वो मेनली दो टाइप में डिवाइड की गई है, एक तो ग्रेनुलोसाइट और एक एग्रेनुलोसाइट। दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रेनुलोसाइट ऐसी WBC सेल है जिनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम ग्रेनुलोसाइट। जबकि एग्रेनुलोसाइट यानी ऐसी WBC सेल्स है जो जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर तीन टाइप की WBC सेल्स आती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। जबकि एग्रेनुलोसाइट में दो सेल्स आती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन होता है उसको कम करने में हेल्प करती है न्यूट्रोफिल।
जो कि हमारे ब्लड के अंदर 60 से 70% पाई जाने वाली WBC सेल्स होती है। जो पस सेल्स है, पस सेल्स मतलब WBC सेल्स, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल सेल ही पाई जाती है। इओसिनोफिल, अच्छा न्यूट्रोफिल जो सेल है उसकी उसकी शेप में न्यूक्लियस 3 से 5 लॉब्स में पाए जाते हैं। लॉब्स मतलब कि न्यूक्लियस एक दूसरे से एक संरचना के द्वारा, एक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपके जो न्यूट्रोफिल है उसकी स्ट्रक्चर होती है। जो इओसिनोफिल है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, ऐसे कोई भी इन्फेक्शन होगा, तो उस कंडीशन में जो इओसिनोफिल है इसकी जो नंबर है, इसकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। नॉर्मल कितनी है इसकी? 1 से 6%। इसकी शेप होती है, इसमें बस 2 लोब्स पाए जाते हैं। इओसिनोफिल जो सेल है इसके अंदर बस 2 ही लोब्स पाए जाते हैं। इससे ही इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है जब हम माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है बेसोफिल। बेसोफिल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो थोड़े साइज में थोड़े बड़े होते हैं और इनसे ही हिस्टामिन का सीक्रेशन होता है जो कि इन्फेक्शन को कम करता है। फिर आती है हमारी लिम्फोसाइट सेल। तो लिम्फोसाइट सेल्स ऐसी WBC सेल्स होती है जो कि फैगोसाइटोसिस का काम करती है। ये 20 से 40% की संख्या में या मात्रा में पाई जाती है पूरी WBC के अंदर। लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है, एक तो T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। इसके बाद मोनोसाइट है। मोनोसाइट सेल ऐसी WBC सेल होती है जिनके अंदर सबसे बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट WBC सेल्स भी है और लार्जेस्ट न्यूक्लियस भी इन सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। सेल है वो है प्लेटलेट सेल। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। अब थ्रोम्बोसाइट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो थ्रोम्बोपोइसिस। और इनका फॉर्मेशन भी कहाँ पे होता है? तो बोन मैरो में। तो बोन मैरो के अंदर एक सेल पाई जाती है मेगाकैरियोसाइट। तो बोन मैरो के अंदर पाए जाने वाली मेगाकैरियोसाइट सेल्स के भी जो साइटोप्लाज्म है उसके फ्रेगमेंट से इन प्लेटलेट सेल्स का निर्माण होता है। एक मेगाकैरियोसाइट सेल से 100 प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। थ्रोम्बोसाइट का जो लाइफ है वो 7 से 10 दिनों का होता है और इनका जो साइज है, साइज इसका 2 से 3 माइक्रोमीटर का होता है। तो प्लेटलेट की जो नॉर्मल वैल्यू है, एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख। और लास्ट हम जो प्लेटलेट का फंक्शन देख रहे हैं, जो प्लेटलेट का फंक्शन होता है ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करना। यानी अगर बॉडी में कहीं पे भी चोट लगती है, वहां से ब्लड बह रहा है, तो उस ब्लड के बहने को रोकने के लिए जो प्लेटलेट है वो हेल्प करती है। क्योंकि 3 फेज होती है ब्लड के क्लोट को बनने के लिए। एक तो होती है वैजोकॉन्ट्रैक्टिव, दूसरी होती है प्लग या प्लेटलेट फॉर्मेशन, तो लास्ट होती है आपकी कोगुलेशन। तो ये जो दो सेकंड वाली जो फेज है प्लेटलेट या प्लग फॉर्मेशन, इसमें प्लेटलेट्स हेल्प करती है।